नमस्कार मित्रों, मैं हूं नरेश वारी। आज हम इस वीडियो में राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में राम मनोहर लोहिया इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज भी भले ही किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, छात्र आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, कोई भी आपको अक्सर लोहिया का नाम लेते हुए, लोहिया के नाम पर अपनी मांगते हुए मिलेंगे। इवन कांग्रेस के भी नेता ये नहीं कहेंगे कि हम लोहिया के विचारों को खारिज करते हैं। तो क्या थे लोहिया के विचार, क्या है लोहिया का चौखंबा सिद्धांत? ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और नेट के एग्जाम के लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया है, थोड़ा फैक्चुअल रहेगा। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ। पिता गांधीवादी थे, इतने गांधीवादी थे कि इनकी अनिच्छा के बावजूद गांधी के यहाँ ले गए और कहा कि पैर छुओ। इन्होंने गांधी जी के पैर छुए और गांधी जी ने इनकी पीठ भी थपथपाई। ताउम्र अविवाहित रहे, इस वजह से ये भी है कि वो कोई ज़्यादा सत्तालोलुप नहीं रहे। इंग्लैंड गए पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ से जर्मनी गए। जर्मनी में इन्होंने अपना शोध वर्क किया। इनका जो शोध का पीएचडी का जो टाइटल था वो था नमक और सत्याग्रह। इन्होंने अपनी थीसिस जर्मन भाषा में लिखी। 1933 में ये भारत लौटे। देखिए, जयप्रकाश नारायण भी 1930 में भारत लौटते हैं और एम.एन. रॉय भी 1930 में भारत लौटते हैं। फिर 1930 से ये 36 जेल में रहते हैं। तो ये कुछ इनके जो महत्वपूर्ण साथी थे वो सेम टाइम भारत में आते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही राम मनोहर लोहिया सक्रिय थे। जैसे 1920 की तिलक की मृत्यु पर इन्होंने मारवाड़ी विद्यार्थियों की हड़ताल करवा दी थी महाविद्यालय में। 1924 के गया अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था और उसी टाइम से इन्होंने खद्दर पहनना स्टार्ट कर दिया और खद्दर का प्रचार करना आरंभ कर दिया। 1928 के साइमन कमीशन का विरोध किया। कलकत्ता में इस जो साइमन कमीशन के विरोध का आंदोलन था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। अखिल बंग विद्यार्थियों का जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की। ये जो आंदोलन है ये इनके छात्र राजनीति के आंदोलन है। जर्मनी में जब वो पीएचडी कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के द्वारा मध्य यूरोप हिंदुस्तानी संघ नाम की एक संस्था बनाई थी, उसके ये मंत्री रहे थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में इनकी कोई रुचि नहीं थी। उस दौरान जो गांधी जी लीड कर रहे थे आंदोलन को, तो गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स थे उनमें इनकी रुचि नहीं थी। 1934 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश भर में एक समाजवादियों का सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें भी लोहिया ने भाग लिया था। 1934 में बंबई में कांग्रेस में ही एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए, कांग्रेस एक तरीके से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह था। तो कांग्रेस के अंदर ही रूढ़िवादी लोग थे, कांग्रेस के अंदर ही प्रगतिशील लोग थे, कांग्रेस के अंदर ही उदारवादी लोग थे, कांग्रेस के अंदर ही समाजवादी लोग थे। तो कांग्रेस में समाजवादियों का जो गुट था उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस पार्टी का जो पत्र था कांग्रेस सोशलिस्ट नाम का, उसका संपादन लोहिया ने किया कुछ वर्ष तक। और इस में जो लेख थे लोहिया के, उनमें हम गांधी के रचनात्मक कार्यों की आलोचना देखते हैं। 1936 से 38 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यालय में परराष्ट्र विभाग यानी विदेश नीति का जो विभाग था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और सचिव थे राम मनोहर लोहिया। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो एक तरीके से देश आज़ाद होने से पहले ही एक राष्ट्र की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे कार्य कर रही है। उसके अंदर विभिन्न गुट हैं, उसमें विदेश नीति के लिए भी अपने विभाग बनाया हुआ है, उसके जानकार हैं, उनके पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव आते थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो स्वतंत्रता संग्राम को राम मनोहर लोहिया ने 4 सूत्री कार्यक्रम दिया। क्या थे? युद्ध भारती का विरोध, देशी रियासतों में आंदोलन आरंभ किया जाए, ब्रिटिश माल जहाज़ों से माल उतारने व लड़ने से जो इनकार करते हैं उन श्रमिकों का भी संगठन बनना चाहिए, युद्ध कर तथा युद्ध कर्ज को अदा नहीं करना, यानी जो युद्ध के नाम से एक्स्ट्रा कर लगा है उसको अदा नहीं करना चाहिए।
चार सूत्री कार्यक्रम थे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लोहिया की इन गतिविधियों की वजह से उनको 2 साल की सजा हुई। गांधी जी ने लोहिया को जेल में डालने का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उनको 2 साल की सजा के बावजूद मात्र 13 महीने में ही उनको रिहा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। गांधी जी के समक्ष इन्होंने फिर एक नई 4 सूत्री योजना रखी। 4 सूत्री योजना गांधी जी को कहा कि भी हमें स्वतंत्रता आंदोलन को इस डायरेक्शन में ले जाना है। ये क्या थे? एक देश की पूंजी दूसरे देश में लगी है तो उसे जब्त करना, यानी एक तरीके से जो पूंजीवादी साम्राज्यवाद है, पूंजी का, कैपिटल का, उसे खत्म करना। सभी लोगों को विश्व में कहीं भी बस जाने का अधिकार, ये उनका विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था वो यहाँ झलकता है। सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आज़ादी, ये बहुत यही इसी की तो डिमांड थी। सभी राष्ट्रों को राजनीतिक आज़ादी और विश्व नागरिकता की स्थापना। देखिए, अंबेडकर में अंतर्राष्ट्रीय विचारों में विश्व समाज और विश्व नागरिकता उनके महत्वपूर्ण विचार हैं। वो अपने राष्ट्रवाद को सिर्फ राष्ट्र के निर्माण तक ही सीमित नहीं करते, आगे विश्व नागरिकता का स्वप्न भी देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में एक केंद्रीय संचालन मंडल बना कि इनके नेतृत्व में आंदोलन चलेगा। इस मंडल में लोहिया महत्वपूर्ण भूमिका में थे। 1942 के आंदोलन में इन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया। फिर ये लाहौर से गिरफ्तार हो गए और 1944 से 1947 जेल में रहे। आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद रेडियो, ये गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया था। अंग्रेज काफ़ी लंबे समय तक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये कहाँ से चल रहा है, और यह भारतीयों में प्रेरणा का उत्साह करने वाले कार्यक्रम संचालित करता था। अंततः उन्होंने इसे पकड़ लिया। इस रेडियो संचालन में भी लोहिया का महत्वपूर्ण स्थान था। 1946 नेपाल और गोवा के मुक्ति आंदोलनों का भी लोहिया ने समर्थन किया था। 1950 में किसानों को सक्रिय करने का कार्य आरंभ किया और गरीबी हटाओ अभियान छेड़ा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं कि गरीबी हटाओ अभियान किस राजनीतिक थिंकर ने आरंभ किया? राम मनोहर लोहिया ने। 3 जून 1951 जनवाणी दिवस, दिल्ली में इन्होंने जनवाणी दिवस मनाया था। कांग्रेस के नेताओं के साथ इनका मनमुटाव रहने लग गया। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो सीएसपी थी वो निष्क्रिय हो गई थी, इसको दोबारा उन्होंने सक्रिय किया और आज़ादी के बाद में सीएसपी से कांग्रेस शब्द हटाने के लिए इन्होंने कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस शब्द हटाकर जो इन्होंने दल बनाया वो एसपी यानी समाजवादी दल बना। इस समाजवादी दल ने 1952 के इलेक्शन में 12 सीटें जीती और फिर यह चुनाव के बाद में कृपलानी के किसान मजदूर केएमपीपी किसान मजदूर पार्टी थी, उसके विलय से यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी। यानी एसपी और केएमपीपी ने मिलकर के क्या बनाई? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 2 सदस्य महत्वपूर्ण उनके विचार थे, वो थे मेहता और लोहिया। जो मेहता थे उन्होंने कहा कि ये सदस्य और बहुत सारे थे, लेकिन इन दोनों के 2 विचार महत्वपूर्ण थे जिन्होंने आगे की डायरेक्शन दी। मेहता ने कहा कि समाजवादियों को कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। उनकी इस थीसिस का नाम था पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाध्यताएं। यानी जो पिछड़े हुए देश हैं वहाँ समाजवाद को ऐसे आगे बढ़ना चाहिए कि हमें कांग्रेस के साथ संबंध बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। जबकि लोहिया ने कहा कि इक्विडिस्टेंस थीसिस, इक्विडिस्टेंस यानी हमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से बराबर की दूरी बनानी है। यानी हमें कांग्रेस के साथ शामिल नहीं हो जाना, कांग्रेस के क्लोज नहीं हो जाना। और जो समाजवादी थे उनकी 1953 की बैतुल कॉन्फ्रेंस में लोहिया के विचारों को स्वीकार किया, मेहता के विचारों को स्वीकार नहीं किया। संसद बाद में फिर मेहता ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो मंत्री भी बने। संसद के बाहर भी इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों को समर्थन दिया। इन आंदोलनों के नाम देख लीजिए जस्ट। अंग्रेजी हटाओ
देखिए आज भी यूपी की जो समाजवादी पार्टी है वह अक्सर हिंदी में स्कूलों का वकालत करती है, क्योंकि वो अपने आप को लोहियाइट्स कहते हैं कि हम लोहियावादी हैं। तो अंग्रेजी हटाओ राम मनोहर लोहिया के विचारों का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। दाम बांधो यानी प्राइस फिक्स करो, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ यानी उनका काम पर्यावरण से संबंधित भी था, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक आंदोलनों से नहीं। घेरा डालो आंदोलन, अन्न बांटो आंदोलन, रोटी दो या जेल दो, ठीक है, या तो सरकार रोटी दे या जेल दे। महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, कांग्रेस दादागिरी आदि के विरोध भी उन्होंने आह्वान किए, अभियान चलाया। 1967 का जो आम चुनाव था, जिसमें पहली बार राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकारें बनती है और कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वह चैलेंज होता है, उस आम चुनाव में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। देखिए स्वतंत्र भारत की राजनीति में जो कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस को हटाने का और कांग्रेस के विरुद्ध सारे देशों को, जो सारे राजनीतिक दलों को एक करने का जो आंदोलन है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाई लोहिया ने, और लोहिया मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। तो 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा इन्होंने ही बुलंद किया था। 1953 रंगून में एशियाई समाजवादी सम्मेलन का आयोजन इन्होंने किया। ये उसी टाइम क्या हुआ, 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ही सरकार थी त्रावणकोर कोचीन में। सीएम पिल्लई थे और भाषाई आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले जो लोग थे उन पर सीएम पिल्लई ने गोलीबारी के आदेश दे दिए। तो इस पर राम मनोहर लोहिया ने सीएम पिल्लई की आलोचना की और त्यागपत्र की मांग की। इस पर राम मनोहर लोहिया और अन्य सदस्यों से मतभेद हो गए और लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ नया दल बनाया, उसका नाम था भारतीय समाजवादी दल। देखिए कैसे उनका जो राजनीतिक दलों का सफ़र है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, देन अंतिम रूप से बीएसपी यानी भारतीय समाजवादी दल के रूप में उभरा। शुरू में संसद की सदस्यता में इनकी कोई रुचि नहीं थी, यानी शुरू में ये जो चुनाव की राजनीति है उसमें विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 1962 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध चुनाव लड़ा, यद्यपि हार गए थे। लेकिन 1963 में फर्रुखाबाद उपचुनाव में जीतकर लोकसभा सांसद बने। देखिए कई पुस्तक में ये अमरोहा भी दिखता है, अमरोहा भी मैंने देखा है, लेकिन इसका आंसर फर्रुखाबाद है। 1967 में इन्होंने कन्नौज से चुनाव जीता, लेकिन 1967 में फिर इनकी मौत हो गई। स्वतंत्र भारत में भी ये अनेक बार जेल गए। सभी विपक्षी दलों को संगठित कर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो है व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये एक इनका आइडिया ही है व्हील ऑफ हिस्ट्री कि कैसे इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, कैसे। दूसरी जो बुक है वो है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। देखिए इससे मिलता जुलता एक और बुक है, मैंने यहाँ कंपैरेटिव स्टडी के लिए लिख लिया, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। देखिए गांधी एंड सोशलिज्म कॉमन टर्म है, नेशनलिज्म है और इसमें मार्क्स है। वो पुस्तक लिखी है एम.एन. रॉय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के इन्होंने जो भारत के विभाजन के 8 कारण बताए। फॉरेन पॉलिसी इनकी पुस्तक का नाम है। हमने देखा था कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट जो परराष्ट्र विभाग था उनके ये सचिव थे। इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, विल ऑफ पावर एंड अदर राइटिंग्स, कृष्ण, वाल्मीकि और वशिष्ठ, क्रांति के लिए संगठन आदि इनकी पुस्तकें हैं। और भी काफ़ी इनकी पुस्तकें हैं, इनको मैंने लिखा नहीं, आप एक नज़र डाल सकते हैं, जैसे कांचन मुक्ति, समाजवादी चिंतन, कृष्ण, खोज, वर्णमाला, विषमता, एकता, सिविल नाफरमानी, जर्मन सोशलिस्ट पार्टी, ये सब आप देख सकते हैं। और भी देख लीजिए, और भी किताबें हैं। 7 क्रांतियाँ, जैसे इनकी 1966 की सप्त क्रांति है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण है। सगुण निर्गुण, रामकृष्ण शिव, नरम और नरम पंथ, देश विदेश नीति, समदृष्टि, अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे, रुपीज, इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, गिल्टी मेल, देश गरमाओ, अब बहुत से पुस्तकें उन्होंने। समाजवाद की राजनीति, आज़ाद हिंदुस्तान में नए सम्मान, भारत में समाजवाद, समाजवाद की अर्थनीति,
बहुत जबरदस्त ज़्यादा इनका काम है। पुस्तकों के अलावा इन्होंने 3 पत्रों का संपादन भी किया। कांग्रेस सोशलिस्ट, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पत्र था वो हमने देख लिया, उसका संपादन इन्होंने किया था। मैनकाइंड जो इंग्लिश में आती थी, यानी इंग्लिश में प्रकाशित होती थी, वह पत्रिका, और जन इनकी हिंदी में होने वाली प्रकाशित पत्रिका थी। राममनोहर लोहिया के वो कौन से महत्वपूर्ण विचार हैं जिनकी वजह से हम उन्हें इतनी तरजीह देते हैं? राममनोहर लोहिया नास्तिक थे। नास्तिक होने के बावजूद भी वो धर्म को नकार के नहीं चलते थे, धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे, यद्यपि वो स्वयं नास्तिक थे। हिंदू धर्म व समाज की मूल मान्यताओं के वैसे विरोधी थे। उन्होंने जो धर्म का रूप स्वीकार किया वह ईश्वर आत्मा के साथ न जोड़कर मानव प्राणियों के कल्याण तथा लौकिक समृद्धि के साथ उसे जोड़ा। मानववादी दृष्टि थी। मानववादी दृष्टि यानी उनके चिंतन का आधार है वो मानव है, न कि कोई समष्टिगत आधार। विश्व समाजवाद के समर्थक थे, यानी उनका जो समाजवाद है वह सिर्फ एक राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है, राष्ट्र से बाहर जाता है। विचार व वाणी की स्वतंत्रता के समर्थक थे। देखिए उनका विचार और वाणी की स्वतंत्रता का सिद्धांत है, हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सिद्धांत है। वो J.S. मिल की स्तर के स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। कर्म का संयम की भी बात करते हैं। देखिए भूमि सेना और अन्न सेना का उनका विचार था कि जिस प्रकार सेना देश की रक्षा करती है वैसे ही एक भूमि सेना होगी और उसका कार्य होगा भारत को अन्न से सुरक्षा देना। इसलिए वह बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएगी। ये इनके टाइम में भारत में बहुत ज़्यादा बंजर भूमि थी, यानी हरित क्रांति हुई नहीं थी। तब आप देख सकते हैं कि भारत अन्न के क्राइसिस से गुजर रहा था। तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए इनका जो आइडिया था वो ये था कि हमें युद्ध स्तर पर स्पेशल निवेश करके राज्य को इस प्रकार की सेना बनानी चाहिए जो बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट कर सके। 1 घंटा देश को दो, ये उनका जो आह्वान था ये महत्वपूर्ण था। 1 घंटा देश को दो किसका नारा है? राममनोहर लोहिया का। व्हील ऑफ हिस्ट्री, व्हील ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है और यह विचार भी है। व्हील ऑफ हिस्ट्री में ये कहते हैं कि कुछ भी फिक्स नहीं है, वो बदलता रहता है। जैसे जातियां शिथिल होकर वर्ग बन जाती है और वर्ग संगठित होकर जातियां बन जाते हैं, और इनके पीछे चेतना काम करती है, चेतना पर जोर दिया। लोहिया गांधी और मार्क्स दोनों से सीखने पर बहुत कुछ बल देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि दोनों पूर्ण नहीं है, हमें दोनों किसी का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जाति के प्रश्न पर लोहिया क्या कहते हैं कि भारतीय जीवन में जाति सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व है, कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, अम्बेडकर की तरह स्वीकार करते हैं। वे लोग जो इसे सिद्धांत में नहीं मानते उसे व्यवहार में स्वीकार करते हैं। ये स्पष्ट स्वीकार करते हैं लोहिया कि भले ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचार रूप में इसे नहीं मानते, लेकिन जब बात कर्म की आती है तो वो जातिवादी व्यवहार करते हैं। जीवन जाति की सीमाओं में ही बंधा होता है। भारत में लोगों का जो जीवन है वह जाति की सीमाओं में बंधा हुआ है। सुसंस्कृत लोग, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि क्या दोगलापन हमारे अंदर है, कि सुसंस्कृत लोग मुलायम आवाज में जाति व्यवस्था के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन अपनी क्रिया में वे इसे अस्वीकार नहीं कर पाते। यानी जो पढ़ा लिखा सुसंस्कृत तथाकथित प्रगतिशील वर्ग है वह जब बात आएगी विचारों की तब वो मुलायम आवाज में जाति का विरोध करेंगे, लेकिन जब उनके हाथ में कोई ऐसा काम होगा जहां उनको निर्णय लेना होगा, जहां उनको कोई चयन करना होगा, तब वो जाति के तत्व को स्वीकार यानी जातिगत भेदभाव को अस्वीकार नहीं कर पाते, यानी जातिगत हो जाते हैं। अगर उन्हें इस बात का स्मरण कराओ तो वो ये कहते हैं कि ये जो आलोचक है ना, यही जाति को बनाए रखे हैं, हम तो जातिगत व्यवहार नहीं करते। उनका ये कितना मतलब बहुत बड़ी स्वीकृति है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना ही हम वो कह लें, लेकिन जाति अभी भी हमारे अंदर है। और जो तथाकथित पढ़े लिखे सुसभ्य सुसंस्कृत लोग हैं उनमें ये किस फॉर्म में है। विचार और कार्य के ये विचित्र अलगाव
को कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की एक तथ्य विशेषता है और यह जाति के ही कारण है। यानी जो अभी देखी थी कि विचार बोलेंगे कुछ और करेंगे तब जातिवादी हो जाएंगे। जाति के पीछे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद को कारण नहीं माना, इन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ साथ वणिकवाद यानी बनियों का जो व्यापारी वर्ग है उसका जो लोभ लालच का जो व्यापार है उसकी भी सांठगांठ मानी। जाति को ये समूल नाश करना चाहते हैं, अंबेडकर भी जाति को समूल नाश करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों से इतर गांधी जी जाति में भेदभाव को नाश करना चाहते हैं, ना कि जाति स्वयं को। इन्होंने किस प्रकार से इस को खत्म करने का सुझाव दिया? अंबेडकर ने, लोहिया ने कहा कि चौतरफा हमला में बोलना है जाति प्रथा को खत्म करने के लिए। तो वो 4 साइड क्या है वो हम देखेंगे। अंतरजातीय विवाह, सामूहिक भोज, प्रशासन द्वारा इनको कड़ाई से लागू करना, फौज की भर्ती में शूद्र और द्विज के विवाह को एक तरीके से अच्छा माना जाना चाहिए, और अगर सहभोज के लिए मनाही करे तो उसे अयोग्यता अगर हम माने तो लोहिया कहते हैं कि उसी दिन से ही असली हमला आरंभ हो जाएगा। विशेष अवसर के सिद्धांत की आवश्यकता पर बल दिया, यानी जो लोग जातिगत विभेद का शिकार हैं उन्हें विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। धर्म के ये जिस रूप को मानते हैं वह है ब्रह्म ज्ञान और अद्वैतवाद को, कि जो मानव प्राणियों की समानता पर बल देता है, यानी सभी लोग समान हैं। उनका जो जाति पर चौतरफा हमला है वो हम आगे देखेंगे। ये तो इन्होंने जाति के जो तरीके बताए थे किस प्रकार से जाति खत्म हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा को तोड़ने पर बल दिया। इन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूरों को 6.5 एकड़ जमीन देनी चाहिए तथा मजदूरी बढ़ानी चाहिए, और कमजोर और पिछड़े लोगों को 60% आरक्षण की वकालत इन्होंने की। देखिए लोहिया 60% आरक्षण की वकालत करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा तबका पिछड़ापन है। जाति को ये मानते हैं कि जाति से क्या हुआ कि योग्यता और अवसर के अवमूल्यन, यानी योग्यता लोगों को अनुभव नहीं मिलता, उनको पढ़ाई के ज्ञान प्राप्ति के साधनों तक पहुंच नहीं होती, तो वो योग्यता का दमन होता है, वो लोग अयोग्य रह जाते हैं और उन्हें अवसर नहीं मिलते। तो ये जो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है उससे क्या होता है कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है समाज का आर्थिक रूप से। और ये भी कहते हैं कि चरम दरिद्रता जब आती है तो डेफिनेटली सामाजिक चेतना मर जाती है। जाति प्रथा पर इन्होंने जो चौतरफा हमला बताया वो था, पहला था धार्मिक यानी हम धार्मिक रूप से, तो धार्मिक शास्त्र हैं या धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें हम जाति को रिमूव करें, जाति के भेदभाव को खत्म करें। दूसरा है सामाजिक का अर्थ है हम रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करें। रोटी का संबंध यानी सहभोज, साथ में खाना खाना, और बेटी का यानी अंतरजातीय विवाह। आर्थिक तीसरा जो प्रकार था, यानी तीसरी साइड, चौतरफा में तीसरी साइड है आर्थिक साइड से तात्पर्य है मजदूरी बढ़ाना, जोतने का अधिकार देना, अलाभकारी खेती से लगान खत्म करना। अलाभकारी यानी वो खेती जिनको करना फायदेमंद नहीं है, वहां से लगान खत्म करना। और फोर्थ है राजकीय। तो ये 4 तरह के चौतरफा यानी 4 साइड से हमला करने की बात अंबेडकर करते हैं जाति पर। लोहिया ये भी मानते हैं कि अभी तक जो हमने हमला किया है वो डेढ़ मुखी है, यानी 4 साइड की बजाय सिर्फ डेढ़ साइड है। वो डेढ़ क्या है कि एक धार्मिक और आधा सामाजिक क्यों? कि देखिए सामाजिक में क्या थे, 2 एस्पेक्ट थे, रोटी का और बेटी का। कि हमने रोटी वाला तो स्वीकार कर लिया लेकिन बेटी वाला स्वीकार नहीं किया। और वो आज भी आप देखते हैं कि जैसे सामान्यतः जो सहभोज वाली बात है उसमें अभी भी स्वीकार्यता काफ़ी हद तक बढ़ गई है कुछ एक हिस्सों को छोड़ करके, लेकिन अंतरजातीय विवाह आज भी भारत में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की भी सामना करना पड़ता है। ऊंची जाति के युवाओं को लोहिया ने कहा कि पूरी ताकत के साथ जाति प्रथा का विरोध करना चाहिए, और नीचे जाति के जो युवा हैं उनको लोहिया ने कहा कि आपको
ऊंची जाति के लोगों के जो परंपरा या शिष्टाचार है उनका स्वांग नहीं करना है, यानी झूठा स्वांग नहीं करना है। आपको शारीरिक श्रम से भी कतई नहीं कतराना है और तीखी जलन में नहीं पड़ना है और जिम्मेदारी से राष्ट्र के नेतृत्व का कार्य अपने पर लेना है, यानी नेतृत्व प्रदान करना है। लोहिया ने जातीय संगठनों को राजनीतिक भूमिका अपनानी चाहिए इस बात की वकालत की। यही रजनी कोठारी कहते हैं कि जो जातीय संगठन है इन्होंने लोकतंत्र को नीचे ले जाने में सहायता की है और उनका महत्वपूर्ण आर्गुमेंट है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ये अक्सर छोटे एग्जाम में आता है। जातियों का राजनीतिकरण किसका आर्गुमेंट है? रजनी कोठारी का। इन्होंने कहा कि निर्भरता बहुत बढ़ गई है, इसलिए संपूर्ण विश्व के जीवन स्तर को ऊंचा करना जरूरी है, यानी वर्ल्ड आउटलुक उनके विचारों में शुरू से ही था। विचार प्रकट करने, समुदाय बनाने, गांधी जी द्वारा समर्थित व्यक्तिगत और सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलनों का समर्थन इन्होंने किया। स्वतंत्रता का दायरा इनका विचारों में विस्तृत था। हम आगे पढ़ेंगे। उनका वाणी और क्रम का जो सिद्धांत है, आय और व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता। आय और व्यय, सामान्यतः हम देखते हैं कि जो समाजवादी होते हैं वो आय की समानता पर बल देते हैं, लेकिन लोहिया न सिर्फ आय बल्कि व्यय यानी खर्च करने की अधिकतम सीमा भी होनी चाहिए। विलासी जिंदगी का इन्होंने विरोध किया। राष्ट्रीयकरण, विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। भारतीय समाजवादी दल के अध्यक्ष थे 1955 में। गांधी जी के विचारों को समाजवादी चिंतन में अधिक मात्रा में अपनाने पर इन्होंने बल दिया। इनका चौखंबा सिद्धांत है, 4 पिलर डिसेंट्रलाइज स्टेट। ये है कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है और वो किस प्रकार से करना है उसको 4 पिलर इन्होंने बताए। वो 4 पिलर थे ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो चौखंबा में कौन सा नहीं है, तो मान लो जैसे तहसील लिख दिया वो नहीं है, जिला लिख दिया नहीं है, ग्राम, मंडल, प्रांत, केंद्र थे। इन सब के कार्य निर्धारित किए और इन कार्यों को इस प्रकार से समन्वित किया कि एक फंक्शनल फेडरलिज्म की स्थापना होती है। फंक्शनल फेडरलिज्म, कार्यात्मक संघवाद की स्थापना होती है। कलेक्टर यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद है उसको खत्म करने की इन्होंने वकालत की। चारों कार्यमूलक संघवाद की व्यवस्था से जोड़ने का आग्रह उन्होंने किया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण की वकालत की, जिसमें छोटी मशीनों का प्रयोग हो। कुटीर व घरेलू उद्योग, औद्योगिकरण व कृषि के मशीनीकरण का इन्होंने विरोध किया। लोहिया का जो समाजवाद है वो क्या है? इनक्रक्स, आय के साथ साथ व्यय की सीमा भी निर्धारित करने के समर्थक हैं। लोहिया यानी उपभोग पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। उत्पादन की जो प्राथमिकताएं हैं वो भी निर्धारित होनी चाहिए, यानी स्टेट इंडस्ट्रीज को बताएगा कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है। और ये जो उत्पादन की प्राथमिकता है ये है सबसे महत्वपूर्ण है खाद्यान्न का उत्पादन। देन बात आती है उपभोक्ता सामग्री की। इन्होंने अमीर लोगों से कहा कि भारत में संपत्ति का मोह बहुत ज़्यादा है, अतः इस मोह को विसर्जित करने की भी जरूरत है। जैसा हमने पढ़ लिया कि वो सिर्फ और सिर्फ आय नहीं बल्कि व्यय को भी कम करना चाहते हैं। सहकारी श्रम, ग्राम स्वराज, किसानों से कोई कर नहीं, जमींदारी का अंत, सामंतवाद का अंत, जमीन पर जोतने वाले का हक, कारखानों में मजदूरों को अधिकार मिले, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनके विचारों के। नेहरू का जो समाजवाद था, नेहरू ने पूरा ध्यान उत्पादन पर ही लिया, यानी उत्पादन इस प्रकार से हो कि वह समाजवादी हो, समाजवादी तौर तरीकों से हो। और उत्पादन के बाद में समस्या, वितरण की समस्या तो बाद की है, नेहरू का यह आर्गुमेंट था। लोहिया और गांधी ने वितरण और उपयोग की समानता पर भी बल दिया। वीपी वर्मा, जिनका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पर बेहतरीन काम है, इनका कथन है कि लोहिया, जेपी और नरेंद्र देव में गांधीवादी प्रभाव है ना वो सबसे ज्यादा किस पर है? लोहिया पर है। लोहिया का समाजवाद इन डिटेल में हम देखते हैं कि समाजवाद को उन्होंने समानता और संपन्नता से जोड़कर व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। जाति व्यवस्था तथा आर्थिक असमानता दोनों पर इन्होंने आक्रमण किया।
ये बहुत सारे जैसे पश्चिम के समाजवादी हैं, तो पश्चिम के समाजवादी जाति व्यवस्था के पॉइंट को लेकर ही नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ जाति व्यवस्था की समस्या है ही नहीं। लेकिन भारत के समाजवादी हैं, जैसे मार्क्सवादी हैं, तो मार्क्सवादियों में इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म यानी आर्थिक अपचयनवाद का तत्व है, तो वो लोग आर्थिक तत्वों को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन भारतीय के कॉन्टेक्स्ट में जो समाजवादी हैं वो जाति की व्यवस्था को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना वर्ग को। जाति व वर्ण उन्मूलन क्या क्या करना चाहिए? जाति को खत्म करना है, वर्ण को खत्म करना है, आय व व्यय नीति का निर्धारण करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ आय को ही नहीं व्यय को निर्धारित करना है। अन्न सेना व भूसेना, देखिए ये हमने पढ़ ली थी, अन्न सेना व भूसेना एक तरीके से भारत की जो तत्कालीन समस्या है खाद्यान्न की, उसका अंत करने के लिए इन्होंने बनाई थी। खेती हर भूमि का समुचित वितरण हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, संसाधनों का समाजीकरण, ये प्रमुख तत्व थे उनके राष्ट्रवाद के। जाति, संपत्ति और भाषा भारतीय समाज में बुनियादी विशेषाधिकार हैं। लोहिया ने इन तीनों पर हमला बोला। लोहिया का कहने का मतलब था कि जाति के आधार पर ग्रेडेड सिस्टम है, यानी कुछ एक लोगों को उनकी अवस्थिति का फायदा मिलता है। संपत्ति के आधार पर यह है, संपत्ति वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है। और इवन भाषा के आधार पर भी कुछ भाषा, जैसे जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, उन्हें विशेषाधिकार है इस बात का। तो लोहिया ने इन तीनों पर हमला बोलने की वकालत की। आय और व्यय की सीमाएं निर्धारित की जाएं, और ये सीमाएं 1 और 10 के अनुपात से निश्चित की जाएं। ये मुझे नहीं समझ में आया कि इसे 1 और 10 के अनुपात से क्या तात्पर्य है। शोषण रहित मूल्य नीति का निर्धारण हो, यानी मूल्य नीति ऐसी हो कि शोषण ना हो। ये कैसे निर्धारित हो सकती है? बहुत से प्रारूप हो सकते हैं। एक, जैसे जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और उनका मूल्य ज़्यादा रखा जाए। आम लोगों के जो काम आने की आधारभूत सामग्री है वो सस्ती रखी जाए। धनिक वर्ग के खर्चे पर सीमा बांधना, उच्च पदाधिकारियों की आय व सुविधाएं घटाना, और फालतू कर्मचारियों की छंटनी कर वैकल्पिक रोजगार पैदा करना। रोजगार बढ़ाना, आयात घटाना, स्वदेश निर्मित सामान का अधिकतम उपयोग करना, करोड़पतियों के कारखानों को अनिवार्यतः राष्ट्रीयकरण करना। कृषि सुधार, कृषि भूमि का समुचित पुनर्वितरण, पुनर्वितरण में अधिक और कम से कम में 1 और 3 का रिश्ता हो। जमींदारी और सामंतवादी प्रथा का उन्मूलन, आर्थिक विकेंद्रीकरण, छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों की उन्होंने वकालत की। मुख्य रूप से अन्न सेना भूसेना पढ़ लिए। मुफ्त रसोई गैस और अनाज के व्यापार का समाजीकरण करने का इन्होंने कहा कि जब अनाज का व्यापार का समाजीकरण हो जाएगा तो अनाज का व्यापार है, अनाज है वह है, उसके दाम हैं वो फिक्स हो जाएंगे, और अनाज में जो होर्डिंग होकर के जो लूटामारी है वह नहीं होगी। कुछ एक लोगों ने विरोध किया कि राजनीति को भूख से या राजनीति को इसे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन लोहिया ने कहा कि राजनीति का मतलब और पहला काम लोगों का पेट भरना है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि किसके ये विचार हैं कि राजनीति का मतलब यानी राजनीति का अर्थ भी यही है और उसका पहला काम भी यही है कि लोगों का पेट भरना चाहिए। राम मनोहर लोहिया। संपत्ति का समाजीकरण का इन्होंने समर्थन किया, व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन किया। लोहिया का आइडिया है कि समाजवाद के वस्त्र में गांधी के विचार और कर्म बांधे जा सके। अगर ऐसा हो सके तो निश्चय ही एक नई सभ्यता का जन्म होगा। जैसे वीपी वर्मा ने कहा था कि ये स्वतंत्र भारत के जो 3 महत्वपूर्ण समाजवादी हैं, इन 3 में सबसे ज़्यादा समाजवादी गांधी का जो असर है वह लोहिया पर मिलता है। तो उनके इस विचार से स्पष्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर समाजवाद को हम गांधी के विचार और कर्मों में बांध दें तो डेफिनेटली एक नई सिविलाइजेशन का जन्म होगा। यह बात कहना बहुत बड़ी बात है, नई सिविलाइजेशन। 1953 में रंगून एशियाई समाजवादी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, उसका नेतृत्व किया। तो कुछ एक जो महत्वपूर्ण विचार उन्होंने इस सम्मेलन में दिए कि एशिया की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संरचना है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे सांप्रदायिकता, राजनीति में धर्म जाति प्रजाति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का यहाँ अभाव है, जैसे आतंक हैं, हत्याएं हैं, ये लोकतांत्रिक राजनीति की विशेषताएं नहीं है। नौकरशाही राजनीतिज्ञ और उद्योगपतियों, उन्होंने कहा कि ये एक ट्रायंगुलर बन गया है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स
जो कॉरपोरेट्स की किताबों में सेठ लिखा आता है, यानी वणिक वर्ग, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की, और ये अपने स्वार्थों के लिए जोशीले भाषण देकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सत्ता प्राप्त करने का यह एक दुर्भिसंधि हो गई है, इनका एक गठजोड़ बन गया है, उसको तोड़ना चाहिए। समन्वित सामाजिक दर्शन, कार्यक्रम और नीतियों का सर्वदा अभाव है। ये बात हो रही है एशियाई देशों के बीच में, तो ये कह रहे हैं कि एशियाई देशों के बीच में ऐसा है, यह सभी बीमारियों की जड़ है, यानी हमें एक ऐसे समन्वित दर्शन की आवश्यकता है। लोहिया परंपरावादी तथा संगठित समाजवाद, जो उनके समय का समाजवाद है, जो परंपरावादी समाजवाद है, उनको ये कहते हैं कि यह एक डेड है, यह मृत समाजवाद है, और अपने नए समाजवाद का नारा देते हैं। उनके नवीन समाजवाद के वो क्या 4 आधार हैं, और एक आधार उन्होंने बाद में जोड़ा। 4 आधार हैं, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस तथा डिसेंट्रलाइजेशन, और विश्व बंधुत्व आधारित विश्व संगठन इन्होंने बाद में इसमें जोड़ा। ये महत्वपूर्ण है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसमें कि नवीन समाजवाद का तत्व या आयाम नहीं है। वयस्क, देखिए उनके जो विश्व नागरिकता है उनकी, वो वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद की स्थापना की बात इन्होंने की। समाजवाद की पुष्टि के लिए इन्होंने 7 क्रांतियों का आह्वान किया। देखिए सप्त क्रांति उनकी एक पुस्तक भी है, आई थिंक 1966 में है, 7 क्रांतियां। वो 7 क्रांतियां थी कि हमें 7 क्षेत्र में क्रांतियां करनी है, इससे समाजवाद की स्थापना होगी। वो 7 क्या लक्ष्य थे? वो थे विदेशी शासन के खिलाफ विश्व लोक राज्य के लिए। ये जो 7 क्रांतियां, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टारगेट हैं। पॉजिटिव इन दैट सेंस कि हमें यह अचीव करना है, नेगेटिव हमें यह खत्म करना है। जैसे फर्स्ट है विदेशी राज्य शासन के खिलाफ लोक राज्य की स्थापना। दूसरा है अस्त्र शस्त्रों का खात्मा करना, यानी हमें इस एक तरीके से पावर पॉलिटिक्स को खत्म करना है। तीसरा है निजी पूंजी विषमता के खिलाफ, यानी निजी पूंजी विषमता को तो खत्म करना है, इनइक्वालिटी को तो खत्म करना है, तथा योजनाओं के द्वारा उत्पादन को बढ़ाना है, जाति प्रथा को खत्म करना है। लोकतंत्र की प्रगति के लिए निजी जीवन में अन्याय के हस्तक्षेप के खिलाफ भी कार्य करना है। देखिए ये 2 किताबों में अलग अलग लिखा हुआ था। स्त्री पुरुष समानता के लिए, यानी समानता को अचीव करना है, तथा रंग भेद को खत्म करना है। सत्याग्रह को लाना है। तो ये थे लोहिया का नवीन समाजवाद और 7 क्रांतियां समाजवाद को हासिल करने के लिए। लोहिया के अन्य जो विचार हैं, राजनीतिक विचार, वो देखते हैं। देखिए सामान्यतः मार्क्सवादी तो पूर्णतया ही अर्थ पर बल देते हैं, आर्थिक कारक को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, इसी बात को इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म कहते हैं। लेकिन सारे समाजवादी चिंतन में आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोहिया के चिंतन में समाजवादी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व भी महत्वपूर्ण है। उनके राजनीतिक चिंतन में जो प्रमुख तत्व हैं, पुरुषोत्तम नागर ने जो माने हैं वो है राजनीतिक इतिहास की समाजवादी व्याख्या की इन्होंने, पॉलिटिकल हिस्ट्री उनकी समाजवादी व्याख्या की। चौखंबा योजना हमने देखी थी, आगे और डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और वह ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र, 4 सत्ताई केंद्र होने चाहिए, इन बीच की सबकी जिम्मेदारी अलग अलग होनी चाहिए, और ये इस हिसाब से जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा है वाणी स्वतंत्रता व क्रम नियंत्रण। वाणी स्वतंत्रता एवं क्रम नियंत्रण का जो कॉन्सेप्ट है वो जेएस मिल के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। जैसे जेएस मिल कहते हैं कि वाणी की जो स्वतंत्रता है, यानी राइट बोलने की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह अनकंट्रोल होनी चाहिए, उस पर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्म की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ बंधन उन्होंने स्वीकार किए। वैसे ही रामन और लोहिया कहते हैं कि वाणी यानी अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। सविनय अवज्ञा को इन्होंने उसकी वकालत की, गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की, उसके वो अपने आर्गुमेंट देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
कि जो जीवित कौम है वो 5 वर्ष इंतजार नहीं कर सकती। इस आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने वकालत की। व्यक्ति और समाज के परस्पर संबंध क्या हों वो कुछ एक उनके अपने विचार हैं, ये हम डिटेल में इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, जरूरत नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया। हमने देखा था महत्वपूर्ण विचार थे। तो क्या 3 आधार माने थे? वो ये माने थे कि कई बार मतदान है वो परिणाम वो जनता की इच्छा को सही रूप से व्यक्त नहीं कर पाता, अतः न्याय की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है। देखिए ये थोड़ा सा विचित्र है कि जनता की इच्छा अगर चुनाव से सही नहीं रिफ्लेक्ट हुई तो फिर वो कौन सा तरीका है जिसे हम ये माने कि यह जो वॉइस है वो जनता की है। लेकिन जो भी हो, उनके हर विचारक के अपने विचार हैं। जब तत्काल कुछ करने की आवश्यकता हो देन सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहिए। और उनका जो स्लोगन था कि जिंदा कौमें 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करती, यानी 5 वर्ष का जो चुनाव का इंतजार है वो लंबा पड़ता है। इस वजह से सरकार को बदलने के लिए भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रदर्शन, हड़ताल और घेराव के अधिकार का इन्होंने समर्थन नहीं किया, यानी सिर्फ और सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया। हिंद पाक महासंघ बनाने का इन्होंने सुझाव दिया और उस सुझाव में उन्होंने इतनी लीनियंसी दिखाई कि इतनी उदारता दिखाई कि पीएम और प्रेसिडेंट का जो पद है ना वो आप पाकिस्तान को दे दीजिए। इस महासंघ के बीच में कश्मीर को रखिए और ये आशा भी व्यक्त की कि एक दिन ऐसा आएगा जब दोनों देश एक हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनकी पुस्तक का नाम भी है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बुक में इन्होंने उस समय की जो भारत की विदेश नीति थी उसकी कटु आलोचना की। कहा कि राष्ट्रमंडल जो सुझाव दिए कि राष्ट्रमंडल से संबंध तोड़ लीजिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी भी इन्होंने आलोचना की और ये कहा कि हमें पक्के मित्रों की खोज कर तीसरा गुट बनाना चाहिए। जहां तक भाषा का सवाल है, भाषा ये हिंदी को राजभाषा और संपर्क भाषा बनाना चाहते थे, लेकिन ये कहते थे कि वह सरल हिंदी होनी चाहिए, न कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी। इंग्लिश केवल ऑप्शनल विषय के रूप में होनी चाहिए। देखिए आज भी जब समाजवादी पार्टी जो अपने आप को लोहियाइट होने का दावा करती है वो कई बार इस प्रकार की राजनीति का दावा करते हैं, करते तो है नहीं। क्षेत्रीय भाषाएं सम्मानित स्थिति हो उनको भी क्षेत्रीय भाषा हो। लोहिया का ये था कि कहना था कि कम से कम प्राथमिक स्तर की जो एजुकेशन है भारत में वो सभी बच्चों की एक जैसे विद्यालय में होनी चाहिए, यानी सभी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें ताकि भेदभाव ना हो। बाद में तो अपनी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जो स्कूल उसे अच्छा लगे उसमें डाल सकता है। लोहिया का यह कथन है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कि 2 चीजें प्राप्त करने योग्य है, ईश्वर और स्त्री। शादी और बच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ता को भ्रष्ट कर सकते हैं, ये उनका मानना था। दहेज प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और यह कथन भी इंपॉर्टेंट है नारीवाद के लिहाज से कि भारतीय नारी द्रौपदी के समान है। नारी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों पर पुरुष को गठरी बनाकर साथ ले चले, यानी उसमें इतना वो मजबूत होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़ी तो पुरुष को वो गठरी में बांध कर भी चल सकती है। एनजी रंगा ने कहा विद्रोहियों के सरताज थे लोहिया। अटल बिहारी वाजपेयी का लोहिया के बारे में कथन है, मौलिक विचारक, क्रांतिदर्शी और सच्चे समाजवाद के प्रेरक स्तंभ। लोहिया की जो विचार हैं उनमें धर्म और राजनीति के भी क्या विचार हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, देखते हैं। लोहिया नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे और उन्होंने जो धर्म का रूप माना उसमें वह परम ज्ञान और अद्वैत के नामों को वो अपने ढंग से स्वीकार करते हैं। उनकी वो इस बात को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि ये जब ये कहते हैं कि सभी लोग एक समान हैं, तो इस समानता के अपने विचार को वो लोकप्रिय करने के लिए इस फिलॉसफी का, इस दर्शन का सहारा लेते हैं। उनकी नज़र में ब्रह्म ज्ञान वह है या महत्वपूर्ण है जो सब में अपनेपन की प्रतीति देखता है। अद्वैतवाद वह है जो संसार की एकता और समानता में विश्वास करता है। और कर्मकांड, उनके लिए कर्मकांड कि कोई भी व्यक्ति
प्रत्येक कर्म में निष्ठा और ईमानदारी बरते, वही सबसे महत्वपूर्ण कर्मकांड है। गिरे हुए को उठाना, प्यासे को पानी देना, भूखे को रोटी और गृहहीन को निवास देना ही सच्चा धर्म है। धर्म नैतिक गुणों का पर्याय है। लोहिया की नज़र में विभिन्न मजहब धर्म नहीं है, क्योंकि ये तो विभाजन करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो मजहब है ये धर्म नहीं है, क्योंकि ये तो लोगों को बांटते हैं। लोहिया का कथन है महत्वपूर्ण कि राजनीति को एक आश्वासन ऐसा देना चाहिए कि वह आस्तिकता अथवा नास्तिकता के प्रचार में दंड का इस्तेमाल नहीं करेगी। देखिए, हर व्यक्ति का जो सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है कि राज्य को एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि राजनीति है वो इस प्रकार का आश्वासन जरूर दे। धर्म के नाम पर इन्होंने विभाजन का विरोध किया। इवन वो विभाजन को मानते भी नहीं है और ये आशा भी रखते हैं कि एक दिन भारत और पाक एक हो जाएंगे। धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था वो बहुत नेगेटिव था। वो ये मानते हैं कि धर्म के 4 कार्य क्या थे। आप देखेंगे तो विश्वास हो जाएगा कि किस प्रकार से, किस हद तक वो एक नास्तिक थे। कि धर्म लोगों के बीच में झगड़े करवाता है, वह अपने अपने धर्मानुसार प्रतिष्ठित संपत्ति, जाति, नारी संबंधी व्यवस्थाओं को यथावत रखता है, यानी यथास्थितिवादी होता है। उस यथास्थितिवाद में उनका शोषण और विषमता बनी रहती है। धर्म अच्छे व्यवहार के लिए नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण देता है। देखिए, 2 नेगेटिव कार्य हैं, लड़ाई झगड़े, यथास्थितिवादी। तीसरा है वह नैतिक और सामाजिक ट्रेनिंग देता है अच्छे व्यवहार के लिए। और चौथा है अहिंसा, सत्य, दयालुता, न्याय, त्याग आदि के अभ्यास से व्यक्ति को संयत और अनुशासित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोहिया कहते हैं कि पहले जो 2 कार्य हैं, जो लड़ाई झगड़े वाले और यथास्थितिवाद का समर्थन करने वाले, शोषण को लेजिटिमाइज करने वाले, वो हैं, उनको हमें त्याग करना चाहिए। लेकिन अंतिम जो कार्य हैं वो 2 मानवीय हैं और अत्यंत लाभकारी हैं। इनको राजनीति से जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, नास्तिक होने के बावजूद भी धर्म को खारिज नहीं करते, ना ये मानते कि धर्म का अंत किया जा सकता है। कहते हैं कि धर्म के भी 2 अच्छे कार्य हैं और ये 2 बुरे कार्य हैं। हमें बुरे कार्यों को छोड़ना चाहिए और इन 2 अच्छे कार्यों को राजनीति से जोड़ना चाहिए। केवल उसी धर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए जो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। लोहिया के विचार में धर्म और राजनीति की जो उनकी डेफिनेशन है वो देखिए। धर्म कहते हैं कि धर्म है वह है अच्छाई का कार्य करता है, राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना है। धर्म सकारात्मक और दीर्घकालीन होता है, जबकि राजनीति नकारात्मक तथा अल्पकालिक होती है। धर्म का स्वरूप शांत होता है, जबकि राजनीति रौद्र रूप में होती है। लोहिया ने राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहा और धर्म को दीर्घकालीन राजनीति कहा। प्रत्येक धर्म राजनीति के बिना निर्जीव हो जाता है। प्रत्येक धर्म राजनीति के बिना निर्जीव हो जाता है, क्योंकि बुराई से न लड़ने पर उसकी अच्छाई टिक नहीं पाती। बिना धर्म के राजनीति भी झगड़ालू तथा कलहपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अच्छाई न करने पर बुराई से लड़ना केवल कलह का कारण बनता है। ये देखिए, शब्दों का वो है, इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लोहिया ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के 2 पहलू माना, अतः वह एक दूसरे को परिपक्व पूर्ण बनाते हैं। कहते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं, लेकिन इन दोनों का अविवेकी मिलन नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो भ्रष्टाचार फैलेगा। धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे को अच्छाई करने और बुराई से लड़ने में प्रेरित करते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है लोहिया के विचार? लोहिया कहते हैं कि आदमी, यानी लोहिया का मानना है कि आदमी सिर्फ मतलब पशुओं के समान पेट भरने तक सीमित नहीं है। उसका जीवन, उसका हृदय, मन है। सुसंस्कृत और गरिमा में जीवन को बनाने के लिए उसे लोकतंत्र के अधिकारों की आवश्यकता है और लोकतांत्रिक समाजवादी जीवन के अंग है मौलिक अधिकार। राज्य मौलिक अधिकारों को जन्म नहीं देता, वह तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता और औचित्य प्रदान करता है। बौद्धिक स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया उन्होंने। जैसे हमने पढ़ा था वाणी और कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत, तो वो बौद्धिक स्वतंत्रता का इस कदर समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि इवन जो अश्लील है, तथाकथित जो भी अश्लील है, उसको भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं मानते कि वह अपराध नहीं है। अहिंसा और बौद्धिक स्वतंत्र दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों में उनका विश्वास। अन्यायी और अत्याचारी कानूनों का इन्होंने प्रतिरोध किया।
सविनय अवज्ञा का समर्थन किया। प्राण दंड का विरोध, देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राण दंड का वो विरोध करते हैं लेकिन आत्महत्या का समर्थन करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, खुद नास्तिक थे फिर भी धार्मिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना, उसका समर्थन किया। संपत्ति पर अंकुश हो, संपत्ति व्यक्तिगत न हो, राज्य ऐसी कहानियां किससे पाठ्यक्रम लगाए कि लोगों का संपत्ति में उतना मोह नहीं हो, यानी वो वर्तमान भारतीय समाज में जो लोगों का संपत्ति के प्रति मोह था उसे भी बुराई के रूप में देखा है। समता की जहाँ तक बात है, समता बहुआयामी है, वैधानिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह की उन्होंने वकालत की। उनका जो विश्व समाज का दर्शन है, विश्व समाज किस प्रकार का विश्व सरकार होगी, उसमें हम देखते हैं कि वो क्या नया दे रहे थे। विश्व समाज का नव दर्शन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन की बात की कि ये पुनर्गठन हमें विश्व विकास समितियां बनानी चाहिए और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र धीरे धीरे ये संयुक्त राष्ट्र का को ज़्यादा रिलेवेंट बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जाति प्रथा का उन्मूलन होना चाहिए और इनका अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वैश्विक मताधिकार के आधार पर विश्व सरकार की स्थापना का इनका स्वप्न था। निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। इनका साक्षात्कार का सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीयवाद, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। साक्षात्कार का सिद्धांत इसका है, राम मनोहर लोहिया का है। विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए साम्यवाद और पूंजीवाद है वो दोनों ही कम है, लोहिया मानते हैं, क्योंकि दोनों में ही केंद्रीकरण है और दोनों ही जन संस्कृति को एक तरीके से करप्ट कर रखा है और दोनों ही जो तीन महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, सारे मानवों को रोटी, मन की आज़ादी की प्यास और युद्धबंदी की समस्या का हल दोनों के पास ही नहीं है। इन्होंने विश्व समाजवाद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में समता, संपन्नता और विश्व परिवार का विचार पेश किया। वह विभिन्न गुटों के हानिकारक द्वंद्वों को समाप्त कर अधिकतम कौशल की जगह संपूर्ण कौशल की सभ्यता, देखिए ये महत्वपूर्ण टर्म है, संपूर्ण कौशल की सभ्यता, ऐसी सिविलाइजेशन जो ये वकालत नहीं करती हो कि वो अधिकतम कौशल है जबकि संपूर्ण यानी सारे कौशल उसमें हो, उनकी वकालत लोहिया ने की। विकेंद्रीकरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सार्वभौम नागरिकता, मानवाधिकारों का प्रसार, संरक्षण, प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व, श्रम की प्रतिष्ठा, समता और सम्मान सभी को उपलब्ध होंगे। देखिए श्रम की प्रतिष्ठा गांधी से ज़्यादा जुड़ा हुआ मानते हैं लेकिन लोहिया का भी विचार था। नए मित्र ढूंढकर तीसरे गुट की बात की और यह गुट तटस्थ गुट हो, तटस्थ राज्यों की भूमिका है, तटस्थ राज्य निष्क्रिय न हो जबकि तटस्थ राज्य सक्रिय हों, इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने बात की कि विश्व विकास समितियां बने, ये सहयोग और सद्भाव से काम करें ताकि सभी राष्ट्रों की आर्थिक विपन्नता दूर हो। देखिए फॉरेन पॉलिसी में वो मानते हैं कि जो गरीबी निवारण है वह भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित है, विश्व सरकार की समर्थन, ये सब हम देख चुके हैं। नवीन विश्व व्यवस्था, इसके हम 4 उनके जो पिलर प्लस 1 उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा वो हम देख चुके हैं। इस व्यवस्था के सृजन के लिए उन्होंने 4 सूत्री योजना प्रस्तुत की। वो योजना थी एक देश की जो पूंजी आर्थिक शोषण के लिए लगी है उसे जब्त करना, विश्व भर में लोगों को कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये थे राम मनोहर लोहिया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपकी नज़र में जो लाभार्थी हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन तक साझा करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।